जो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई जरूर अफगानिस्तान में दखल अंदाजी और छेड़खानी की कोशिश करेगी। इसके बाद वहां पे दोबारा तालिबान की मलकियत जो है वो काबुल के ऊपर स्थापित करने की कोशिश करेगी। और ऐसी हालात में हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए कि बहुत सारे सरप्लस तालिबान के काडर वो जो हैं वो डाइवर्ट किए जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, भारतवर्ष की तरफ, ताकि वो पाकिस्तान को तंग ना करें और पाकिस्तान उनका एक्सपोर्ट करके हमारी तरफ कर दे। इससे जो कश्मीर में दर्जे हरारत है वो बढ़ सकती है। और जैसे कि आपने देखा, ये वीडियो खास वार्न करता है कि एक लश्कर जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ भेजा जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसा रहा है कि वो बगावत करें। एक और बड़ी इसमें अहमियत की चीज है, जिस मुस्तैदी से ये वीडियो बनाया गया है और उसमें कहा गया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कश्मीर की जो वहां पे जो जिहाद चल रही थी उसके वो बरखिलाफ थे, उसको सपोर्ट नहीं दे रहे थे। एक बड़ा क्लेवर तरीका भी है पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को अलग थलग करने का और ये बताने का कि ये सब तो साहब बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश जरूर है, लेकिन जिस तरह से या अलकायदा पाकिस्तान के रास्ते ही रूट होते हुए उनकी मदद से ही हिंदुस्तान तक टेरर पहुंचता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ श्रीकांत जी और आबिद रसूल खान साहब भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, गिफ्ट डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर जिस तरह से हमने देखा सीजफायर का उल्लंघन भी हुआ, धमाके भी हुए और अब ये नया वीडियो जिसमें पाकिस्तान के हाथ को नकारा नहीं जा सकता, क्या कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है जिस तरह से वीडियो आया है। और बहुत पहले से, जैसा कि जनरल बख्शी साहब ने कहा कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, जिस तरह से आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, खासतौर से मैं बात करूंगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ये बहुत सेंसिटिव हमारे पड़ोसी हैं। और जिस तरह से आतंकवादियों का अड्डा ये दोनों स्टेट बने हुए हैं, आतंकवादी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, किसी भी अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इस तरह के किसी भी वीडियो या किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसी ताकतों को करारा जवाब देने में हमारी फौज है। हम लोग आबिद साहब, यहां पर मुस्तैदी की बात की जा रही है सेना सुरक्षा की, लेकिन पड़ोसी मुल्कों की हुकूमत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश जिस तरह से गिफ्ट डिप्लोमेसी में और शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर की गई, लेकिन उसके बाद भी सीजफायर का उल्लंघन हुआ, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार कुछ कड़ा यहां पर करवा सकेगी? जी देखिए, यहाँ पे आज जो बात कर रहे हैं, जो बख्शी साहब बता रहे हैं और श्रीकांत साहब बता रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है और हमारी सेना भी बिल्कुल इसके सामना करने के लिए तैयार है। मगर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी के तहत आज जो साउथ ईस्ट एशिया में जो आज हमारी स्ट्रांग पॉलिसी और स्ट्रांग गवर्नेंस को जो बताना है, ये आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अफगानिस्तान और इराक में जो इस तरीके का डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें हमको ये पेश करना है कि हमारी हुकूमत और हमारी मुल्क और हमारी सेनाएं किसी भी तरीके की कोई दखल अंदाजी और इस तरीके के इंस्टिगेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ आज हम देख रहे नहीं कि भाई ये चीज़ में काफ़ी कमी हो चुकी है और एक फॉरेन पॉलिसी अपीजमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आज के दिन मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। श्रीकांत जी, अपीजमेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार। देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। मैं नहीं मानता हूं कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। पूरी जनता को, 125 करोड़ जनता को एक साथ मिलकर इस तरह की जो ताकतें हैं, इनको हम करारा जवाब अब तक देते रहे हैं और आगे भी हम सबको मिलकर इन ताकतों को करारा जवाब देना चाहिए। हम यूनाइटेड होकर अपनी सीमा पर जो हमारे सेना के जवान हैं उनके मनोबल को बढ़ाएं, अपनी सरकार को ताकत दें कि इस तरह की जो बिल्कुल, लेकिन सरकार ये वीडियो जो आ रहे हैं जिस तरह से नाटो की सेना की वापसी हो रही है अफगानिस्तान से और आसपास में जिस तरह के हालात दक्षिण एशिया में बन रहे हैं, उनको देखते हुए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, किस तरह की पॉलिसीज उसकी हैं, उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी श्रीकांत जी। लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि किस तरह से सूत्रों के मुताबिक आईबी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पाकिस्तान सीमा से आतंकवाद और घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा होने की आशंका जता दी है।
सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें आईबी ने साफ किया है कि आने वाले वक्त में देश को अफगानिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से नेटो और उसके सहयोगी देशों के सैनिकों की वापसी से आतंकवाद से मुकाबला करने में भारत को कठिन हालात का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने आशंका जताई है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान सीमा से आतंकवाद और घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये हमारे लिए एक खतरे की निशानी है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए, और हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ की सरकार बदली है तो शायद इस विषय पे विचार होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनको किस तरह रोका जाए। इसके अलावा खुफिया एजेंसी ने ऐसे 8 एनजीओ के बारे में भी बताया है जो विदेशों से पैसा लेकर देश में विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिनका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम के मुताबिक इस साल के अंत तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को चौकस कर दिया गया है और पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि इसके अलावा सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी और जाली नोटों का बड़ा नेटवर्क देश के लिए चुनौती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों के बारे में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर में सक्रिय विभिन्न समूहों के बारे में बात हुई है। इससे पहले पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में रॉ, आईबी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें भारत और उसके पड़ोसी देशों के सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दे चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए, और हमारे सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आपसे जानना समझना चाहेंगे, आईबी ने तो अपना काम कर दिया, अलर्ट जारी कर दिया, बता दिया क्या कुछ खतरा हो सकता है। अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है और उसकी विदेश नीति जो है वो इस मामले में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी? देखिए, अब हमें ये तो बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2014 हमारे लिए निर्णायक साल होगा, न सिर्फ हमारे लिए, संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए। जब अमेरिकी और नेटो की सरकारें की जो सेनाएं हैं वो अफगानिस्तान से कूच करती हैं, उसके बाद इस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, ये बहुत तरह निर्भर है कि पाकिस्तान की आईएसआई मिलिट्री क्या करती है और हमारा उसके बरखिलाफ क्या रिस्पांस होता है। हमें सतर्क रहना होगा, हमको प्रोएक्टिव होना होगा। हमको जो अफगानिस्तान की सरकार है हमीद करजाई साहब की और उसके बाद जो भी आते हैं अब्दुल्ला, बख्शी साहब आप कह रहे हैं हमको सतर्क होना होगा, भरपूर मदद करनी होगी। जी, आईएसआई का जो हमने स्टैंड देखा था जब यहां पर नवाज शरीफ साहब आ रहे थे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, जिस तरह के हालात हमने वहां देखे थे, तो आपको क्या लगता है सारी डिप्लोमेसी से कुछ कंट्रोल आप उधर भी कर सकते हैं, कारगर हो सकती है ये? देखिए, डिप्लोमेसी में माफ कीजिए, हमारी 10 साल गुजर गए डिप्लोमेसी करते करते यूपीए के दौरान, और हमें तो उससे कुछ निकलता नजर नहीं आया। केवल यही हमने देखा कि दर्जे हरारत बढ़ती ही जा रही थी। जितना हम जो है अपीज करने की कोशिश कर रहे थे यूपीए की सरकार के दौरान, उतना ये यहाँ पे दर्जे हरारत बढ़ा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी मोदी सरकार आई है बहुत भारी बहुमत के साथ, इसने अपने आप में एक संकेत सीमा के पार दिया है। अगर आप पाकिस्तान के फौजी सैनिकों के कुछ लेख पढ़ें तो वो साफ कह रहे हैं कि इस हालत में दूसरा 26/11 करना खतरे से खाली नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, और उनको शायद लेने के देने ना पड़ जाएं इसमें, और जरूर रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा, इस तरह की उम्मीदें बहुत अर्ली साहब, और जो उम्मीदें और आकलन बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन हमने देखा कि एक तरफ तो गिफ्ट डिप्लोमेसी चल रही थी, दूसरी तरफ सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था। मोदी जी जो कड़ी बातों की बात करते आ रहे थे अपने कैंपेन में, और सरकार, आपकी सरकार को लगातार घेरते आ रहे थे, जब सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो बहुत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए। देखिए, यहां पे बात बिल्कुल सीधी है कि आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आप
ये चाहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में पीस हो, तो वहाँ के जो बॉर्डर के जो हमारे इंडियन सिटीजन्स है और उनके जो फीलिंग्स है, हम उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप आर्टिकल 370 के बारे में आप बातचीत शुरू करके आपके मिनिस्ट्री में आने के 7 ही दिन के अंदर आपने एक नया इशू शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में काफ़ी हद तक नाराज़गी हो गई और काफ़ी हद तक इनसेंसिटिव हो गए लोग। तो इस तरीके से अगर हम हमारे पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं तो मैं समझता हूं कि जो ये हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एक बढ़ावा मिलता है कि भाई यहाँ पे जो एक एंगर है, इस एंगर का हम फ़ायदा उठाएं। हमको ये सोचना है, चाहे वो हमारे सिख यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट थी, वहां पर के लोग हों, कश्मीर में अस्थिरता पैदा कर सकती है, फीलिंग्स को हम वैल्यू करना चाहिए और इसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं पहले तो उनका जो जिस तरह से आतंकवाद को 370 के साथ वो जोड़ रहे हैं, मुझे घोर आपत्ति है और मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सीज फायर के उल्लंघन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री वॉर रूम में गए, वहां आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और रक्षा मंत्री बॉर्डर पे गए। 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा उन्होंने किया। हम देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आतंकवाद और घुसपैठ और बातचीत ये सब एक साथ नहीं चल सकते। जी, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वास्तविकता है। आपके पास आके इसका जवाब लूंगी, लेकिन जी मेरे को यहाँ रुकना होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आके मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। Dum da dum da dum dum da dum da dum dum bum 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 bum. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. When nice guys step up in life, there's no envy, there's only joy. Step up in power, comfort and style. New Activa 125. Step up. होते ही जीपीएल का ऐलान, 2 टीम्स में बटा पूरा गोकुल धाम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ सब पर। We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Praya. Touching life every day. तोल दो बाबा को चांदी सोने में, बारिश होगी कोने कोने में। बाबा, बारिश तो अपना बारी है। उल्लू बनाओing। तो ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है भाई। हिट था अफ्रीका में, उल्लू मत बना। इंडिया इंटरनेट जब लगाविंग, इंडिया को नो उल्लू बना। हर मोबाइल पर इंटरनेट। What an idea. नो उल्लू बनाविंग। तो अलकायदा का मिशन कश्मीर है, आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी विदेश नीति जिसमें दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया गया, लेकिन सख्त संदेश देने की भी कोशिश की। क्या इन तमाम चीजों से ये आतंकी मंसूबों को रोक पाने के लिए काफी हैं? खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद रसूल खान साहब हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं बीजेपी से, और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूंगी हम चर्चा को वहीं आगे बढ़ाएं। मैं कह रहा था कि इस तरह के आतंकवाद को 370 से जोड़ना एकदम, मैं मानता हूं, इसको मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि जिस तरह से अलकायदा की गतिविधियां अफगानिस्तान में चल रही हैं, पाकिस्तान में चल रहा है, इराक में आपने देखा किस तरह के वहां के सेना के लोगों को आतंकवादियों ने भून दिया। वहां कौन सी 370 धारा है? चलिए, इससे तो कम से कम हम सबको मिलकर आतंकवाद के साथ इस तरह को नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। आबिद जी, देखिए, श्रीकांत जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले तो मैं आतंकवाद से 370 को नहीं जोड़ा हूं। मैं ये बताना चाह रहा था कि जहां पे भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वहां के लोगों का साथ हमको
चाहिए और हमारी सेना को चाहिए, और इसी तरीके से हम लड़ाई संपूर्ण कर सकते हैं, लड़ाई को हम कामयाब कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब डिस्टर्ब्ड एरिया है, जब वहां पे गड़बड़ चल रही है, तो ये जो इशू रेस किए हैं ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको कुछ सोच समझ के डिबेट के बाद रेस करना चाहिए था। ये मेरा सजेशन था। और दूसरी बात यह है कि आतंकवाद जो हम देख रहे हैं इसको तो हम पूरी तरीके से कंडेम कर रहे हैं, इसके पूरी तरीके से हम कंडेम कर रहे हैं। हमको इसके साथ ही जो आतंकवाद हम हमारे देश के बॉर्डर्स में जो एरियाज में देख रहे हैं, चाहे बोडोलैंड हो, चाहे आसाम में उल्फा का हो, इसको भी उसी शब्दों से हम कंडेम करना चाहिए और हमारे सेना का हम साथ देना चाहिए इस तरीके के आतंकवाद को खत्म करने के लिए, और हुकूमत भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मोदी जी की हुकूमत और उनकी विदेश नीति तैयार है क्या? तैयार है हुकूमत, पिनाज हुकूमत एकदम तैयार है। जिस तरीके से हमारी सीमा पर हमारे सेना के जवान का अलर्ट आया है, राजनाथ सिंह जी को बात करके आईबी ने तमाम ब्रीफ दिया है, किस तरह की तैयारियां की है, कुछ साझा करना चाहेंगे? मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सेना के जवान सीमा पर प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार उतनी ही मुस्तैदी से यहां काम करेगी और आतंकवाद के साथ हमने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, इस पॉलिसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे और सबके सहयोग के साथ उठाएंगे, क्योंकि आतंकवाद देश का दुश्मन है, किसी जाति या किसी मजहब का नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से देखिए मेरी साफ नसीहत होगी पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को कि वो नई दिल्ली के मूड को मिसजज ना करें। भारत की जनता ने बहुत साफ बहुमत दिया है कि हम आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और हमें स्ट्रांग रिस्पांस चाहिए। लेकिन बख्शी साहब सीज़फायर उस मूड के बाद भी नहीं रुका। फौज और उनके लेकिन बख्शी साहब यहाँ पर आते हैं, सारी डिप्लोमेसी करते हैं। जी देखिए साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, ये बचकानी बात नहीं है कि आप उठ के लड़ाई चल देंगे सीधा, कुछ तैयारी की जाती है, कुछ ये सब होता है, तो ये उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा संभल के काम, संयम से काम लेना, और मैं बड़े धीरे से आवाज में कह रहा हूं कि पाकिस्तान को सोच समझकर इस तरह का बेवजह से कोई छेड़खानी अगर वो करते हैं तो शायद उनको कीमत भारी पड़ जाए आने वाले दिनों में। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए और वो लोग भी इस चीज को जानते हैं। जी चलिए, इस बीच हम आपको बता दें कि अलकायदा सिर्फ भारत के लिए ही मुसीबत नहीं बन रहा है, बल्कि इराक और सीरिया जैसे देशों के नाक में भी दम किए हुए है। इराक और सीरिया में विद्रोहियों का समर्थन कर अलकायदा वहां के हालात को अशांत और अस्थिर बनाए हुए है। खाड़ी युद्ध के बाद इराक अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। विद्रोही संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने इराक में नरसंहार मचा रखा है। इस संगठन ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर 1700 इराकी सैनिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या करने का दावा किया है। अलकायदा से प्रभावित इस आतंकी गुट ने इराकी सरकार और शियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पूरे इराक में गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। आतंकियों ने पिछले 8 दिन से इराक के 5 शहरों पर कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक शहरों पर आतंकी कब्जा करते जा रहे हैं। आतंकी गुट ISIS ने हाल ही में इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल पर कब्जा किया। यहां के सेंट्रल बैंक पर कब्जा कर आतंकियों ने 2507 करोड़ रुपए भी हथिया लिए। खबर है कि आतंकी धीरे धीरे बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं ISIS पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। हालांकि सेना ने कुछ जगह से आतंकियों को खदेड़ने का भी दावा किया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही अगर कुछ नहीं किया गया तो देश टुकड़ों में बंट जाएगा और इराक पर आतंक का राज पूरी तरह से कायम हो जाएगा। सैकड़ों साल में ये पीस बनी थी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहाँ के शिया, सुन्नी और कुर्दिश लोगों में चल रहा था, सब मिलके साथ रह रहे थे। वो एक बार अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर बहुत समय लगता है। अब इराक और सीरिया में सक्रिय ISIS एक सुन्नी आतंकी संगठन है। सीरिया और इराक में इसे अलकायदा का ही संगठन माना जाता है। इस संगठन में ज्यादातर लोग पहले अलकायदा के सदस्य रह चुके हैं। ISIS प्रमुख अबू बकर भी पहले अलकायदा से जुड़ा रहा है। ये आतंकी संगठन शिया बहुल इराक में सुन्नी शासन और इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। बताया जा रहा है कि जहां जहां ISIS ने कब्जा किया है वहां वहां वो शरिया कानून लागू करता जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में इराक के प्रधानमंत्री नूरी मलिकी क्या कर रहे हैं। देश के हालात को देखते हुए वो दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हैं। ईरान इस संकट की घड़ी में इराक के साथ खड़ा हुआ है।
प्रधानमंत्री मलिकी की बात करें तो उनके हाथ में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी पावर भी अब उनके पास नहीं रह गई है। खबर है कि अमेरिका आतंकियों से निपटने के लिए हवाई हमले की तैयारी में है, जिसके लिए अपना एक युद्धपोत समंदर में उतार भी दिया है। खबर है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को ईरान ने भी अपना समर्थन दिया है। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आप खुद सेना में रह चुके हैं, बखूबी जानते हैं जिस तरह से नाटो सेनाओं की वापसी हो रही है अफगानिस्तान से, तो एक वैक्यूम वहां क्रिएट हो रहा है, फिर इस्लाम के नाम पर जिहाद की अपील। इन तमाम चीजों को लेते हुए सरकार को क्या कुछ कदम कूटनीतिक स्तर पर उठाने चाहिए और सामरिक दृष्टि से क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, सामरिक दृष्टि से आपको जो है मध्य पूर्व एशिया की ओर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। देखिए, अभी जो इराक के अंदर जो भी सुन्नी क्षेत्र है, तेल वहीं पे है, और अगर इराक में वो तेल की सप्लाई डिसरप्ट हुई तो ये तेल की कीमतें ऊपर बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर हो चुकी हैं। ये थोड़ी और ऊपर गई तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो ऑलरेडी जो चरमरा रही है, जिसको काफी नुकसान हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उस पर असर पड़ेगा। आपके कितने लाखों लोग हैं जो मध्य पूर्व एशिया में काम कर रहे हैं, वहां से रिमिटेंस भेजते हैं, डॉलर वापस भेजते हैं, वो आपको अभी तकरीबन इस तरह की हालत रही तो इराक से विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इराक के साथ भी अपने संबंध, जो कि अमेरिका के दबाव में हमको कम करने पड़े थे, उन पे ज्यादा तवज्जो दें। उनको फिर से हमको जो है उनको जिलाना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा भारी फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। सीधे आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं ले सकते हैं और फॉल्ट लाइन के ऊपर जी कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रखने होंगे पाकिस्तान के साथ, कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए सुलझाने होंगे रास्ते, तो कहीं ना कहीं वहां पर सैन्य सुरक्षा भी बिल्कुल कड़ी रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है और पूरे दक्षिण एशिया में जिस तरह का माहौल है उस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। बख्शी साहब आपका और श्रीकांत जी आपका और आबिद रसूल खान साहब आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक, टचिंग लाइफ एवरी डे। छोटी बड़ी हर खुशी मनाएंगे संग संग। धूप या छांव हर मौसम रहेंगे संग संग।